बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है कि फ्लोइम में से ट्रांसलोकेशन कैसे हो रही है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे हो रहा है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो किस्म की थ्योरीज पेश की गई, एक एक्टिव और पैसिव। एक्टिव थ्योरी को तस्लीम नहीं किया गया क्योंकि एक्टिव थ्योरी ये कहती है कि फ्लोइम में जो ट्रांसलोकेशन है वो एटीपी को यूटिलाइज करके, यानी एनर्जी को यूटिलाइज करके हो रही है। लेकिन जब रिसर्च हुई तो इस बारे में हमें कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं मिला, इस वजह से इनको तर्क कर दिया गया। तो यूज़ ऑफ एनर्जी हैज़ बीन, तो एक्टिव थ्योरी में एनर्जी की जो कि इन्वॉल्वमेंट थी और इसकी कोई एविडेंस नहीं मिली, इस वजह से ऐसी थ्योरीज को हैव बीन अबेंडेंड, इनको तर्क कर दिया गया। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास थ्योरीज हैं वो पैसिव थ्योरीज हैं, जिसमें कोई एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जस्ट डिफ्यूजन हो रहा होता है, एक तरफ चीज़ हाई होती है, एक तरफ चीज़ लो होती है। तो फिर हाई से लो की तरफ चीज़ का आना ये पैसिव थ्योरी के अंदर आता है। तो इसमें दो किस्म के कॉन्सेप्ट पेश किए गए कि शायद ट्रांसलोकेशन डिफरेंट के ज़रिए से हो रही है, लेकिन अगर हम ये मान लें कि जो फ्लोइम के अंदर ट्रांसलोकेशन है वो डिफ्यूजन के ज़रिए से हो रही है कि हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ चीज़ मूव कर रही है, लेकिन डिफ्यूजन के ज़रिए से जो ट्रांसपोर्टेशन वो इतनी स्लो है, जो ओरिजिनल स्पीड है फूड की फ्लोइम के अंदर वो बहुत ही तेज़ी से हो रही है। लेकिन अगर हम डिफ्यूजन के ज़रिए से ट्रांसलोकेशन की बात करें तो वो स्पीड स्लो है। तो इसका मतलब है दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही। हमारी जो थ्योरी या थ्योरेटिकल बात है वो जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, जो ओरिजिनल स्पीड है, वो उससे चूंकि मैच नहीं कर रही, तो इस वजह से ये डिफ्यूजन की थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई। यानी कैसे डिफरेंस आता है कि फ्लोइम के अंदर जो फूड मूव कर रहा है वो 1 मीटर पर आवर, 1 घंटे में 1 मीटर तक मूव करता है। लेकिन अगर हम डिफ्यूजन के जरिए से फूड की ट्रांसलोकेशन कंसिडर करें तो 1 मीटर को ट्रेवल करना चाहिए फूड को तकरीबन 8 ईयर्स के अंदर। 8 साल में डिफ्यूजन की थ्योरी का जो प्रोसेस है वो इतना स्लो है कि 8 साल में फूड को सिर्फ 1 मीटर तक फ्लो करवाएगी। तो जाहिर बात है इतना स्लो प्रोसेस तो पॉसिबल नहीं है प्लांट के अंदर। तो इस वजह से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी रिजेक्ट हो गया। अच्छा, जो दूसरी जिसको द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कहा जाता है ये प्रेशर फ्लो थ्योरी है, और ये वो नज़रिया है या ये वो हाइपोथेसिस है जिसको बहुत हद तक तस्लीम कर लिया गया। हाँ, इसके ऊपर भी कुछ एतराज़ात आए हैं, लेकिन जाहिर बात है बहुत ज़्यादा रॉन्ग कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये कदरे बहुत ही ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट है। इस वजह से इसको हम कहते हैं इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। और इसको सजेस्टेड किया था अर्नेस्ट मंच ने 1930 के अंदर। क्लियर, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा साइंटिस्ट है, ये प्लांट फिजियोलॉजिस्ट है जिसने इसको 1930 के अंदर सजेस्ट किया। अच्छा, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इन सीव एलिमेंट, हमने डिस्कस किया था सीव एलिमेंट वो सेल्स हैं जिनके ज़रिए से सल्यूट मूव कर रहा है फ्लोइम के अंदर। चलिए, क्योंकि फ्लोइम की जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सारे सेल से मिलकर बना है, लेकिन उनमें से मेन कंपोनेंट है, जो फंक्शनल यूनिट है, वो ये सीव एलिमेंट है। और ये मूव कैसे कर रहा है? यानी फ्लो ऑफ सॉल्यूशन हो रहा है इन सीव एलिमेंट में बाय ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जो वाटर के ऑस्मोसिस से जनरेट होगा। प्रेशर ग्रेडियंट, जब भी ग्रेडियंट का वर्ड आएगा तो एक तरफ चीज़ हाई होगी और दूसरी तरफ चीज़ लो होगी। यानी पानी के फ्लोइम में इंटर होने से एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, एक तरफ हाई प्रेशर रीजन डेवलप होता है और दूसरी तरफ लो प्रेशर रीजन डेवलप होता है। तो फिर जो चीज़ है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है, बिटवीन द सोर्स एंड सिंक, बिटवीन द सोर्स एंड सिंक। क्लियर? अब ये प्रोसेस हो कैसे रहा है? तो प्रोसेस ऑफ सॉल्यूट ट्रांसलोकेशन, इस प्रोसेस को आप लोगों ने समझना है। सबसे पहले जिस वक्त हम बात करते हैं फूड की, जो फोटोसिंथेसिस में बनता है, तो आमतौर पे कहा जाता है कि ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बनाया जाता है। फिर इस ग्लूकोज को सेल खुद अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो बाकी बच जाता है, रेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी ग्लूकोज बना फोटोसिंथेटिक सेल्स में, फोटोसिंथेटिक सेल से मुराद यहाँ मेसोफिल सेल्स हैं, तो मेसोफिल सेल्स में ग्लूकोज बना, और फिर जो बाकी ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया। तो पहला स्टेप क्या है कि ग्लूकोज का सुक्रोज में कन्वर्ट होना। तो साथ के साथ हम यहाँ एक्सप्लेन करते जाएं, ये वो सोर्स है, ये वो मेसोफिल सेल्स हैं जहाँ फूड सिंथेसिस हो रही है, फूड सिंथेसिस, और हो किसके जरिए? बाय फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अच्छा, उसके बाद
ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज टू द सीव ट्यूब, इसको अपलोडिंग भी कहा जा सकता है। अपलोडिंग या खाली लोडिंग भी कह सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ ग्लूकोज टू द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब वो जगह है जहां से सुक्रोज ने मूव करना है। यानी ये जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, ये जो फोटोसिंथेटिक रीजन है, यहां से फ्लोएम तक कैसे आएगा। क्लियर। अच्छा, सबसे पहले आपने याद रखना है, जैसे मैं यहाँ एक लीव ड्रा करता हूं, तो लीव के अंदर वेन होती है। ऐसे लीव के अंदर वेन है। जब भी हम प्लांट में वेन्स की बात करेंगे तो वेन से मुराद यहाँ दोनों चीजें होंगी। इस वेन में जाइलम भी होगा और इस वेन में फ्लोएम भी होगा, और दोनों ये साथ एक दूसरे के पैरेलल अटैच होते हैं। क्लियर। तो जब भी प्लांट के अंदर वेन की बात आएगी तो वेन से मुराद जाइलम और फ्लोएम होंगे, यानी वेस्कुलर बंडल होंगे। क्लियर। अच्छा, उसके बाद इस जाइलम और फ्लोएम के इर्द गिर्द एक छोटी सी सेल की शीट लिपटी होती है। इस शीट को हम कहते हैं बंडल शीट। और प्लांट के वो सेल जो खुराक तैयार कर रहे हैं, ये मेसोफिल सेल कहलाएंगे। यानी आप ये समझ लें कि ये हमारे पास सोर्स है, ये बंडल शीट के सेल्स हैं, उसके बाद फ्लोएम आ जाते हैं, उसके बाद जाइलम आ जाते हैं। ये अरेंजमेंट आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर। तो सबसे पहले फूड किस में तैयार हो रहा है, मेसोफिल सेल में फूड तैयार हो रहा है। कैसे, सुक्रोज। अब ये क्या करेगा, ये सिम्प्लास्ट पाथवे के जरिए से फूड मूव करता हुआ बंडल शीट का जो आखिरी सेल है, यानी बिल्कुल जो फ्लोएम के साथ है, उसमें आके जमा होना शुरू हो जाता है। तो यहां से सुक्रोज बंडल शीट तक जो मूवमेंट हो रही है वो किसके जरिए से हो रही है, डिफियन के जरिए से हो रही है। अच्छा, जब स्टूडेंट हम यहाँ बात करते हैं ना कि मूवमेंट डिफियन के जरिए से हो रही है, तो स्टूडेंट ये समझता है कि शायद यहाँ तो हमने डिफियन की जो थ्योरी है उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर यहाँ तो मूवमेंट डिफियन के जरिए से हमें नजर आ रही है। हालांकि आप लोगों ने समझना है कि जिस वक्त हम बात करते हैं मूवमेंट थ्रू फ्लोएम की बात करते हैं, अब ये अभी तक फ्लोएम तक पहुंची नहीं है। तो जो मूवमेंट यहाँ हो रही है, जिसको हम सीव ट्यूब कहते हैं, ये डिफियन के जरिए से नहीं होती, ये एक्टिव थ्योरी के जरिए से नहीं होती। यहाँ जो मूवमेंट हो रही है वो किसके जरिए से हो रही है, प्रेशर फ्लो थ्योरी के जरिए से। लेकिन सोर्स से लेके फ्लोएम तक जो मूवमेंट है वो डिफियन के जरिए से भी होती है। अच्छा, जिस वक्त हमारे पास बंडल शीट से गुजर रहा होता है सुक्रोज, उसके बाद जब कंपेनियन सेल तक पहुंचते हैं, कंपेनियन सेल आपको पता है कि वो सेल्स हैं जो सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ अटैच होते हैं। तो यहाँ जो सुक्रोज इंटर होता है वो एक्टिवली इंटर होता है, एक्टिवली। और यहाँ एक को ट्रांसपोर्टर पंप लगा होता है जिसको हाइड्रोजन सुक्रोज को ट्रांसपोर्टर पंप कहा जाता है। और ये एटीपी को इस्तेमाल करके सुक्रोज को मुसलसल कंपेनियन सेल्स के अंदर इंटर कर रहा होता है। यानी बंडल शीट से मेसोफिल सेल से जो मूवमेंट हुई है बंडल शीट के सेल में, वो तो हुई है डिफियन के जरिए से, और हुई किसके जरिए से, आमतौर पे प्लाज्मोडेस्माटा यानी सिम्प्लास्ट पाथवे के जरिए से हुई है। लेकिन जिस वक्त बंडल शीट से कंपेनियन सेल्स में चीज गई है वो इस पंप के जरिए से गई है जिसको हाइड्रोजन सुक्रोज को ट्रांसपोर्टर पंप कहा जाता है। तो ये मूवमेंट कौन सी होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी आप ये समझ लें कि बंडल शीट के सेल से जब कंपेनियन सेल में, अब कंपेनियन सेल इट इज ए पार्ट ऑफ फ्लोएम, और फ्लोएम होता किसमें, स्मॉल वेन, जो प्लांट के लीव में जो स्मॉल वेन है उसमें होता है। क्लियर। अच्छा, फिर यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से सीव ट्यूब एलिमेंट में चली जाती है, इसको हम कहते हैं अपलोडिंग हो गई है सुक्रोज की सीव ट्यूब एलिमेंट, और यहाँ डिफ्यूजन हुई है। यानी सोर्स से लेके बंडल शीट तक डिफ्यूजन, बंडल शीट से कंपेनियन सेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद फिर यहाँ से कंपेनियन सेल से जो सीव ट्यूब एलिमेंट है यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से, डिफ्यूजन के जरिए से वो इंटर हो जाते हैं। क्लियर। और जो ही ये इंटर होगा, जो सीव ट्यूब एलिमेंट है इसमें सुक्रोज की जो अमाउंट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्लियर। अब जो ही सीव ट्यूब एलिमेंट में सुक्रोज की अमाउंट बढ़ना शुरू होगी तो आपको पता है कि सुक्रोज इज ए सल्यूट, और यहाँ एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो साल्ट के ऐड होने की वजह से जनरेट होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर जितना बढ़ेगा वाटर पोटेंशियल उतना ही कम हो जाएगा। यानी यहाँ क्या होगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाए, और जो ही वाटर पोटेंशियल कम होता है तो जाइलम से पानी ऑस्मोसिस के जरिए से
इस सीव ट्यूब एलिमेंट में आना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? तो यहां हमारे पास आप लोगों ने जहन में रखना है हुआ क्या है कि स्क्रूज आया, स्क्रूज सीव ट्यूब एलिमेंट में इंटर हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर गया। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना इंक्रीज करेगा उतना ही वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पानी जाइलम से फ्लोएम के अंदर आना शुरू होगा, और जिसकी वजह से यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पानी का एक प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो हमने यहाँ कौन सा प्रेशर जनरेट कर लिया है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो गया। तो हुआ क्या, वाटर मूव्स फ्रॉम जाइलम थ्रू ऑस्मोसिस, और फ्लोएम में आके वो क्या करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो एक ऐसा रीजन यहाँ क्रिएट हो गया है जिसमें प्रेशर क्या है, ज्यादा है। दिस प्रेशर मूव्स द सॉल्यूट फ्रॉम द सोर्स टू सिंक, और इसी प्रेशर की वजह से जो सॉल्यूट हैं वो सिंक तक जाएंगे। क्लियर? क्योंकि सिंक के लेवल पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कम होता है, और सोर्स के लेवल पे अगर देखें तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो गया। तो एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया कि एक तरफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है और दूसरी तरफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है। क्लियर? अब ये फूड इस प्रेशर की वजह से मूव करना शुरू होगा, और कौन से लेवल पे आएगा, सिंक के लेवल पे आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब ये मूव कर रहा होता है तो जो सीव प्लेट है, सीव प्लेट हमारे पास क्या है कि वो जो पोरुअस रीजन है जो सीव ट्यूब की सेल वॉल में होते हैं उन्हें सीव प्लेट कहा जाता है। और ये चीज़ें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। जब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम को डिस्कस किया था तो ये जो सारी टर्म है, सीव प्लेट क्या होता है, सीव एलिमेंट क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। तो इनकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये इंक्रीज द रेजिस्टेंस, ये पानी के जो फ्लो है उसमें रेजिस्टेंट क्रिएट करती हैं। अच्छा, इस रेजिस्टेंट का फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा एक पाइप है, सपोज मैं कहता हूँ कि एक पाइप का सुराख है, इससे पानी आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ आधे सुराख के ऊपर उंगली रख लें तो आपने देखा होगा जो पानी है वो तेज़ी के साथ बहुत दूर तक जाएगा। अगर खाली आप इस तरह पाइप को छोड़ दें तो पानी का जो प्रेशर है उसकी वजह से पानी हो सकता है करीब गिर रहा हो, लेकिन जो ही उस पानी के पाइप के आगे उंगली रखी जाती है तो जाहिर बात है पानी के प्रेशर के सामने रेजिस्टेंट आ गई, और रेजिस्टेंस की वजह से सुराख छोटा हो गया, जिसकी वजह से अब जो पानी यहाँ से आएगा तो वो प्रेशर के साथ दूर तक जाएगा। क्लियर? तो इस वजह से अगर ये रास्ता बिल्कुल खुला हुआ होता तो शायद वो प्रेशर जनरेट ना होता, लेकिन यहाँ चूंकि रास्ते में रुकावट आ गई है तो इस वजह से वो प्रेशर आसानी से जनरेट होते हैं। जैसे एक मोटरवे है, मोटरवे पर गाड़ी बहुत तेज़ी से गुजर रही होती है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई दरमियान में रेजिस्टेंस आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा एक मोटरवे के हिस्से में जमा हो और एक हिस्सा खुला हुआ हो, तो आपने देखा होगा कि फिर गाड़ियों की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, गाड़ियाँ इकट्ठी होना शुरू हो जाती है और एक रश जनरेट हो जाते हैं। तो इसी तरह इस रेजिस्टेंस की वजह से पानी यहाँ ज़्यादा जमा होता है, तो ज़्यादा जमा होगा, ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो, और फिर पानी जब निकलेगा इन छोटे छोटे सुराखों के ज़रिए से तो प्रेशर के साथ निकलेगा। क्लियर? तो इस प्रेशर को जनरेट करने की एक वजह यह भी है कि यहाँ क्या मौजूद है, सीव प्लेट या सीव एरियाज मौजूद हैं, ठीक है, और इसी वजह से यहाँ मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट होता है कि एक तरफ हाई प्रेशर ग्रेडियंट रीजन जनरेट हो गया है। क्लियर? अच्छा, जब ये सिंक के लेवल पे आएगा, सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ हमारे पास सिंक के लेवल पर प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से, चूंकि यहाँ प्रेशर कम था, इस वजह से यहाँ मटेरियल पहुँच गई। अब होगा क्या कि जो ही सिंक के लेवल पर ये पहुँचता है तो फ़ौरन ही यहाँ से सुक्रोज को बाहर निकाल दिया जाता है ऐसे, और फ़ौरन ही कंपेनियन सेल से बाहर आना शुरू हो जाते हैं और कंपेनियन सेल की सेल वॉल के अंदर ये जमा होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? अच्छा, ये जो मूवमेंट है, अब यहाँ पॉसिबिलिटी है काफ़ी सारी। अगर हमारे पास जैसे फ्रूट है, उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारा फ्रूट स्टोर होता है, तो जब हमारे पास फ्रूट में ऑलरेडी काफ़ी सारा फ्रूट स्टोर होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ जो सुक्रोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, हाई है। क्लियर? और यहाँ से जो सुक्रोज आ रहा है चूँकि वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो इस वजह से यहाँ क्या होगा, लो होगा। तो अब यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ एक्टिवली आए, यहाँ क्या है,
एक्टिवली है। अच्छा, अगर सपोज ये कोई मेटाबोलाइजिंग सेल्स है, यानी वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है, तो ग्लूकोज जाहिर बात है जब इस्तेमाल हो रहा होगा तो वहाँ सुक्रोज का जो लेवल है वो क्या हमेशा होगा, कम। अब यहाँ हो सकता है ये पैसिवली आए, ये क्या है, पैसिवली आए। तो इस वजह से यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ एक्टिवली भी आ सकता है, यहाँ पैसिवली भी आ सकते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ जो हमेशा वो एक्टिवली मूव करेगा, आगे डिफियन के जरिए से मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक डिफियन के जरिए से आएगा, लेकिन आगे वो एक्टिवली भी जा सकते हैं, आगे वो पैसिवली भी जा सकते हैं, क्लियर। अच्छा, ये जो सारा का सारा सुक्रोज आया है, ये पहले जो कंपेनियन सेल के सेल वॉल में आता है और फिर बंडल शीट के ज़रिए से ये पहुंचता है सिम्प्लास्ट पाथवे के ज़रिए से सिंक के अंदर या किसी फ्रूट के अंदर ये पहुंच जाता है। यानी सिंक लेवल पे क्या हो रहा है कि सुक्रोज को पहले बाहर निकाला जाता है, तो अगर सेल से बाहर वाला पाथवे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे। फिर वो सेल में आहिस्ता आहिस्ता इंटर होके सिम्प्लास्ट पाथवे के ज़रिए से वो किस में जाता है, ये सिंक में जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ क्या हुआ है कि ज़्यादातर केस में कौन से पाथवे इस्तेमाल हुआ है, सिम्प्लास्ट पाथवे इस्तेमाल हुआ है। तो जो ही सुक्रोज निकलेगा, जाहिर बात है यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर के कम होने से वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, और पानी दोबारा जाइलम में वापस जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ वाटर पोटेंशियल को सुक्रोज की एंट्री कम करती है, जिसकी वजह से जाइलम में ऑस्मोसिस से पानी इंटर होता है, और यहाँ जो रिमूवल है सुक्रोज का, वो उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल हाई हो जाता है, और जिसकी वजह से दोबारा री इंटर जाइलम के अंदर हो जाते हैं वाटर। अब यहाँ से चूंकि पानी निकल गया तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर देखें तो दो रीजन्स डेवलप हो गए, यहाँ प्रेशर हमेशा ज़्यादा हो रहा है पानी की एंट्री की वजह से, और यहाँ पानी के रिमूवल की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो रीजन, डिफरेंट रीजन में प्रेशर का डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं ये प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। जो हमने स्टार्ट की थी ना कि हमारे पास जब भी फ्लो ऑफ सोल्यूशन होगा उसमें ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फ्लो होगा। सोर्स लेवल पे हमेशा प्रेशर को हाई रखा जाता है, और सिंक लेवल पे हमेशा प्रेशर को लो रखा जाता है, क्लियर। तो यहाँ से इस वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो सोल्यूशन है वो आसानी के साथ मूव करेगा। सिंक ऊपर भी हो सकता है, सिंक नीचे भी हो सकते हैं, क्लियर। तो वाटर लीव द जाइलम लोअरिंग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो अगर हम अपनी सारी थ्योरी को समराइज करें तो प्रेशर फ्लो थ्योरी क्या कहती है कि प्रेशर ग्रेडियंट इज एस्टेब्लिश, प्रेशर ग्रेडियंट को एस्टेब्लिश किया जाता है। यानी प्रेशर ग्रेडियंट से क्या मुराद है, यहाँ हाई प्रेशर रखा जाता है और सिंक लेवल पे लो प्रेशर रखा जाता है। कैसे, एंट्री ऑफ शुगर, कि शुगर इंटर होती है फ्लोएम के अंदर, और ये एनर्जी ड्राइवन प्रोसेस। हमने कहा था ना कि यहाँ एक सिम्पोर्टर इन्वॉल्व है, वो सिम्पोर्टर मुसलसल जो फूड आने वाली है बंडल शीट के अंदर उसको फ्लोएम के अंदर इंटर कर रहा है। अच्छा, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में फिर डिफरेंस याद रखें, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है पानी के ज़्यादा होने की वजह से, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है साल्ट के ज़्यादा होने की वजह से। और साल्ट जितना ज़्यादा होगा वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टीप ड्रॉप इन वाटर पोटेंशियल, ये वाटर पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा, और फिर पानी जाइलम से आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा काम, प्रेशर को लो कैसे किया जाता है, रिमूवल ऑफ शुगर एट सिंक लेवल। जो सिंक लेवल पे शुगर को रिमूव किया जाता है, और जो ही रिमूव होगा ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और जो पानी इंटर हुआ था जाइलम से फ्लोएम में दोबारा फ्लोएम से जाइलम में चला जाएगा, चलिए। अच्छा, यहाँ जो पानी मूव करता है वो बल्क फ्लो की शक्ल में मूव कर, ये नहीं कि 2 मालिक्यूल मूव कर गए 3 मालिक्यूल, नहीं, बल्क फ्लो के अंदर मूव कर रहे। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे एक नाली हो, नाली के अंदर पानी के मालिक्यूल एक एक दो तो नहीं जा रहा होता, तो वहाँ तो अरबों खरबों मालिक्यूल एक ही वक्त में मूव कर रहे होते हैं। तो इसी तरह ये मूव करते हैं। जैसे हमारा एक गार्डन है, बाग है, उसकी नालियों के अंदर जो पानी मूव कर रहा है, जिस तरह बल्क की शक्ल में वहाँ मूव कर रहा है, तो इसी तरह यहाँ भी बल्क की शक्ल में हमेशा पानी मूव करेगा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ, जस्ट लाइक ए होज ऑफ गार्डन, क्लियर। तो अगर हम यहाँ ट्रांसपोर्ट की बात करें कि कौन कौन से मैकेनिज्म इस्तेमाल हुए, तो सबसे पहले सोर्स से बंडल शीट डिफ्यूजर, बंडल शीट से जब हम कंपेनियन सेल की बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और कंपेनियन सेल से जो सीव ट्यूब है उसमें डिफ्यूजन हो रही है। लेकिन जिस वक्त मूवमेंट होगी फ्लोएम के अंदर, तो ये प्रेशर फ्लो थ्योरी के तहत होगी कि हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो मेसोफिल से फ्लोएम तक एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हुई, डिफ्यूजन भी हुई, लेकिन फ्लोएम में कौन सा थ्योरी अप्लाई होती है? प्रेशर फ्लो थ्योरी। हाँ, जब फ्लोएम से मूव करेगा सिंक की तरफ, अब यहाँ डिफ्यूजन भी होगा और यहाँ दोनों किस्म की कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन भी हो सकती है और कैरियर मीडिएटेड एटीपी यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। क्लियर? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा क्या होती है? कैरियर मीडिएटेड। अभी हमने यहाँ डिस्कस किया, लेकिन ये कैरियर मीडिएटेड दोनों तरह की ट्रांसपोर्ट हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है और एक्टिव भी हो सकती है। क्लियर? क्योंकि अगर यहाँ स्टोरेज सिंक है तो स्टोरेज सिंक में तो ज़्यादातर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ काफ़ी सारा फूड क्या है, स्टोर है। लेकिन अगर यहाँ कोई मेटाबोलाइजिंग सेल है जिसमें हमेशा सुक्रोज का या फूड का लेवल कम रहता है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगी ये कुछ कैरियर के ज़रिए से होगी, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी? हमेशा पैसिव होगी। क्लियर? तो ये मुख्तलिफ जो साइट्स हैं उस वहाँ मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ये वाली जो बात है, बात दफ़े MCQs के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा प्लांट वाला पोर्शन एंड हुआ। तो अगले लेक्चर से इंशाल्लाह हम दूसरा पोर्शन स्टार्ट करेंगे जो है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।